Good morning, class ninth. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to teach the next part of gravitation. Previously हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को कि ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था वो क्या है। फिर मैंने आप लोगों को केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि न्यूटन ने किस तरीके से गेस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन था उसमें जो इन्वर्स स्क्वायर रूल था उसको गैस कैसे किया न्यूटन ने विथ द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद मैं आया था और फ्री फॉल आप लोगों को समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आता है और अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींचता है तो वो एक एक्सीलरेशन के साथ अर्थ पे आता है। इसी एक्सीलरेशन को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसमें मास ऑफ बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था आपको कि गैलीलियो ने जाकर के लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में है वहां से आयरन बॉल के 3 डिफरेंट मास के आयरन बॉल को ऊपर से एक साथ ड्रॉप किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि ये तीनों डिफरेंट मास के आयरन बॉल एक साथ ही अर्थ के सरफेस पर आएंगे। ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी ये बताया था कि मास पे डिपेंड नहीं करता है। रॉबर्ट बॉयल का एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताया था जिसमें फेदर और क्वाइन का एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम लोग थ्योरेटिकली इस बात को प्रूव करने करेंगे जिसमें इस बात का पूरा तरह से इस बात को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि जो ग्रेविटी जो होता है जिसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। तो उससे पहले हम लोग ये जाने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक बार मैं आप लोग को बोर्ड की तरफ लाना चाहूंगा। द एक्सेलरेशन विथ विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू the gravitational pull of earth is known as acceleration due to gravity and it is free from the mass of object। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, it is independent from the mass of object। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कैसे ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट से फ्री होता है। मैं बात करता हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल का फॉर्मूला था F इक्वल टू G mm बाय आर स्क्वायर। m क्या है? ग्रेटर m क्या है? ग्रेटर m है मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और फिर आगे बढ़ूं तो एक फॉर्मूला आप और भी जानते हैं फोर्स का, मास इनटू ग्रेविटेशन। यहां पर मैं जी को ले रहा हूं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हालांकि होता है मास इनटू ए। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो ए जो है वो एक्सेलरेशन है तो हम लोग भी यहां जी एक्सेलरेशन ही है बट ये ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका उपयोग करेंगे। नंबर 2, अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए फोर्स का ही वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो दोनों का राइट हैंड साइड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब एम जी इक्वल जी ग्रेटर एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एम कट गया, स्मॉल जी का वैल्यू आ गया क्या? जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को देखें, इसमें जो ग्रेटर एम है वो बचा है मास ऑफ अर्थ और आर जो है वो डिस्टेंस बचा है। यहां कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं की जा रही है। इससे एक बात तय हो गया कि जो फाइनल रिजल्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी ग्रेविटेशन ड्यू टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया होगा, जिसमें ये बताया गया कि द एक्सेलरेशन, वैसा एक्सेलरेशन जिससे कोई बॉडी अर्थ की ओर आता है, फॉल करता है, किसके वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के वजह से, उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किस तरीके से मास से इंडिपेंडेंट होता है उस रिजल्ट को मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस स्मॉल जी का क्या वैल्यू है? अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? अब इसको समझने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है gm बाई आर स्क्वायर। यहां g क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस कह सकते हैं। चलिए, बगल में मैंने सारा वैल्यू लिख रखा है। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6 × 10⁴ किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको आप डिस्टेंस कह सकते हो, 6.4 × 10⁶ मीटर। ये सारा अप्रॉक्स वैल्यू है। और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब वैल्यू को पुट किया जाए। 6.673 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6.673 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 × 6.4 × 10⁻, मैं 12 लिख रहा हूं। देखिए, इसका स्क्वायर है तो 6.4 का स्क्वायर मैंने कर दिया 2 बार, और 10⁻6 × 10⁻6 to 10⁻12 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6.673 × 6 × 10⁻24 में से 11 को अगर आप माइनस कर दो तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6.4 × 6.4 × 10⁻12। अब देखो, 10⁻12 से 10⁻13 को 10 टाइम्स में आप कट कर दो। और इसके बाद एक काम मैं और करता हूं, ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स में डेसिमल लगा हुआ उसके डेसिमल को हटाते हैं। चलिए, यहाँ पर डेसिमल के नीचे 1, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 बैठ गया। ऊपर में चलिए, यहाँ पर 2 जगहों पे डेसिमल है तो 00 कर देते हैं। अगर हम लोग इसको कट करें तो ये सारा 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? ये सब पॉइंट्स जो है वो खत्म हो गया है। तो हमारे पास रिजल्ट है 6.673 × 6 डिवाइडेड बाय 64 × 64। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जो वैल्यू है ये आएगा लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है अर्थ के सरफेस पे। लेकिन बच्चों, एक बात और जान लेना कि ग्रेविटी जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका वैल्यू अर्थ सरफेस पर भी हर जगह एक जैसा नहीं होता है। वो अर्थ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। पोलर रीजन में वैल्यू कुछ और मिलेगा, इक्वेटर में कुछ और मिलेगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। ये ऊपर से जाकर के हल्का सा चपटा जैसा हो गया है। जाहिर सी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पर ज़्यादा मिलेगा जबकि पोलर रीजन में कम मिलेगा। तो पोलर रीजन में ये जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़्यादा होता है, जबकि इक्वेटर रीजन में कम होता है। इन सभी चीज़ों को भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतनी बातों को समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि अर्थ के सरफेस पे हर जगह स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एक जैसा नहीं होता है।
ये वैरी करता रहता है। अब इसके पीछे का वजह क्या है? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों को बताया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो का जो फॉर्मूला हमें दिया गया वो था gm/r²। बट ये जो था वो अर्थ को स्फीयर कंसीडर करके बनाया गया था। मतलब है क्या कि हर जगह रेडियस का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अर्थ का जो शेप है वो ऊपर और नीचे जाकर के स्फेरिकल ना होकर के थोड़ा चपटा हो गया, मतलब एक शेप टाइप का है, इस तरह का। इक्वेटर पर और एक पोलर रीजन हो गया, मतलब वर्टिकल एक्सिस से अगर हम लोग चले तो ये जो है इसको मैं बोलता हूं आर, मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर, और इसके लिए मैं वर्ड लाता हूं आरपी। ओके, अब सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग देखें इस फिगर को तो जाहिर सी बात है कि रेडियस एट द इक्वेटर ये जो है ये ऑलवेज ग्रेटर होगा रेडियस एट द सरफेस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ पोल के बराबर से बड़ा होगा, क्योंकि पोलर रीजन में ये घट गया है, चपटा हो गया है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग निकालें जीई मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो उसका वैल्यू क्या होगा? यहां मैं निकाल रहा हूं gm/re²। इसको मैं 1 नंबर इक्वेशन मानता हूं। फिर मैं निकालता हूं जीपी वो क्या होगा? gm/rp²। ये नंबर 2 हुआ। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से तो हमारे पास आएगा GE/GP इक्वल टू gm/re² अपॉन gm/rp²। gm और gm जो है वो हमारा कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा GE/GP इक्वल rp²/re²। तो देखिए rp जो है वो छोटा है किससे? re से। तो जाहिर सी बात है कि अगर re छोटा है rp से तो ge जो होगा वो छोटा हो जाएगा gp से। मतलब क्या हुआ? इससे एक बात क्लियर हो गया कि इक्वेटर रीजन में जब आप जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कम होता है, जबकि पोलर रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो ज्यादा होता है। मैं एक बात और भी बताता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, मास ऑफ अर्थ एवरी कंडीशन में फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यह भी फिक्स है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखिए जहां रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू जो होगा वो कम होगा, और जहां रेडियस कम होगा वहां ज्यादा होगा। इसी हिसाब से पोलर रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर रीजन के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ही ये वैरी करता है, और अर्थ के सरफेस पर भी अलग अलग जगहों पर जाने के बाद आपको एक जैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। मतलब अर्थ पर जितना भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है उसका 1/6 पार्ट मून पे होता है। इसको प्रूव करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि प्रूव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अबाउट 1/6 कहने का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली 1/6, उसके करीब करीब में। मैं इससे पहले कि ये बताऊं, मैं एक रिजल्ट आपको बताता हूं। मास ऑफ मून
या ऐसा कर लेते हैं, मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 100 टाइम्स द मास ऑफ मून होता है। इस बात को याद रखेंगे, लगभग अर्थ का जो मास होता है वो लगभग मून के मास का 100 टाइम्स है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं ऐसा, मास ऑफ अर्थ के लिए हम लोग एमई लिखते हैं। एमई इक्वल टू 100 टाइम्स है एमएम के। एमएम मतलब मास ऑफ मून, एमई मतलब मास ऑफ अर्थ। फिर मैं लिखता हूं आरई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। मैं अब बात करूंगा जीई का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स, या मून का ही पहले कर लीजिए, कैसे निकलेगा, जी एम एम बाई आर एम स्क्वायर। इसको मैं 1 नंबर इक्वेशन मानता हूं। देन आफ्टर आर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब मैं इसी को लेकर के थोड़ा बढ़ता हूं, जी एम ई इक्वल टू क्या है 100 इंटू एम एम, तो 100 एम एम कर देता हूं। आर ई क्या है 4 इंटू आर एम, तो इसको लिखता हूं 4 इंटू आर एम का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको मैं सॉल्व करता हूं, 100 जी एम एम बाई 16 आर एम स्क्वायर। चलिए इक्वेशन 1 को डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा जी एम बाई जी ई इक्वल जी एम एम बाई आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 जी एम एम बाई आर एम, 100 जी एम एम बाई 16 आर एम स्क्वायर। देन जी एम बाई जी ई इक्वल जी एम एम बाई आर एम स्क्वायर इंटू 16 आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 जी एम एम। देखिए जी से जी कैंसिल होगा, एम एम से एम एम कैंसिल होगा, आर एम से आर एम कैंसिल होगा, और 16 से आप ऐसे समझ लो जी एम बाई जी ई इक्वल 16 बाई 100 है, तो 6 टाइम लगभग आप इसको 1/6 कह सकते हो अप्रॉक्स करके। तो जी एम क्या निकला 1/6 ऑफ जीई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी तैयारी आप लोग ठीक तरीके से करना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ इस केस में। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो और बने और उसमें भी मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँ, लेकिन ढंग से चीज़ों को पढ़ाऊँ जिससे आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो। तो बच्चों अगले वीडियो में बाकी बचे हुए ग्रेविटेशन के पार्ट को मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।